नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज जो है ज्योग्राफी का हम लोग लास्ट लेसन पढ़ेंगे, लाइफ इन द डेजर्ट। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो लेसन है वो लास्ट है। इससे पहले कि जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं 8 चैप्टर्स वो फ्री में अपलोडेड हैं। आप आराम से जाइए और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कवर अप कर लीजिए। दूसरी टाइम की देयर इज़ एनफ टाइम, सो यू कैन स्टडी वेरी प्रॉपरली एंड थोरोली। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सारे वीडियोस को देखिए बिना स्किप किए हुए। क्योंकि आप जो है 5 मिनट में एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो। तो आप लोग जो है टाइम है अभी तो एक दिन में एक वीडियो को टाइम दीजिए या 2 वीडियो दे सकते हो, क्योंकि तो उस तरीके से है 2 वीडियो भी दोगे आप लोग रोज़ तो सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे। आज एक और वीडियो आएगा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, क्लास 7th का, यानी कि हम पॉलिटिकल साइंस का भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और ये जो है उसके बाद से हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये लेसन 9 है जिसका टाइटल है लाइफ इन द डेजर्ट्स, यानी कि हम लोग इसमें 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक ठंडा रेगिस्तान, एक गर्म रेगिस्तान। तो किसको क्या कहते हैं, द हॉट डेजर्ट को सहारा, ठंडा रेगिस्तान यानी लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग क्या है, वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना क्या है। एंड इन अनदर वे वी टॉक अबाउट द हॉट डेजर्ट दैट इज सहारा and the people and the culture and the flora fauna of the Sahara. So these are the 2 topics which we will discuss under this lesson 9, that is life in the deserts. दूसरी चीज़ ये कि इम्पॉर्टेंट ग्लॉसरीज जितने भी थे ज्योग्राफी के वो मैंने हर चैप्टर में तो कवर अप किए हैं। बट अगर आप ये चाहोगे कि मैं जो है उसका अलग से भी वीडियो बना दूँ, देन आई विल मेक इट। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर 9 जो है रेगिस्तान में जीवन यानी लाइफ इन दी डेजर्ट्स। अब देखिए दिया हुआ है कि पहले आ जाते हैं शब्दावली यानी ग्लॉसरी पे। रेगिस्तान का मतलब क्या है, तो यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है, यानी इट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड हैज अ स्केर्स वेजिटेशन। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशु एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों को उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पे किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। यहाँ पे आते हैं जो अंडरलाइन है कि रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है वहाँ लोग जो है कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो रेगिस्तान हो वो सिर्फ गर्म होगा। इसीलिए मैंने बोला कि देयर आर 2 टॉपिक्स विच वी विल डिस्कस अंडर दिस चैप्टर। तो रेगिस्तान ठंड और गर्म दोनों हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ जो है हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरी चीज़ ये हम लोग की हमेशा डू यू नो और ग्लॉसरीज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो आप पेन पेंसिल लेके बैठिए, एक कॉपी लेके बैठिए, उसमें नोट डाउन करिए और बहुत मन से पढ़िए। तब आप जब मन से पढ़ेंगे तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे 60 क्वेश्चंस जो आएंगे SST के, वो बहुत आसानी से कर लेंगे। और ये तो इतने इंपॉर्टेंट थे, मतलब आवर एनवायरमेंट की 1 to 5th के लिए भी बहुत अच्छे थे और सुपर टेट के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गर्म रेगिस्तान यानी सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। अब देखिए सहारा डेजर्ट कहाँ पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। तो लिखा हुआ है कि उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पे फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाए। ये हम लोग अभी आगे पढ़ लेंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ओके, ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान जो है 11 देशों से घिरा हुआ है। अब देखिए कौन कौन से वो 11 कंट्रीज हैं जो डेजर्ट को टचेस करती हैं। कौन कौन से देखिए, द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। दीज आर अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को। हो सकता है मॉरिटेनिया को उसका कुछ थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन मेरे हिसाब से यही लग रहा है। एक बार उसके बाद से मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिसिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो इस तरीके से हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद से आते हैं ये 11 कंट्रीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाली
उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। तो ये हम लोग पढ़ ली। अब देखिए इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। द हॉट डेजर्ट दैट इज सहारा, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका। अब देखिए हम लोग ने क्या बात की थी कि 11 कंट्रीज हैं जिसको डेजर्ट जो टच करता है, सहारा डेजर्ट। तो कौन कौन सी है, आइए पढ़ते हैं। देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा था, क्या लिखा हुआ है, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। सीक्वेंस पे पढ़ते हैं। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिसिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो देखिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। एंड हम अब मैप है तो सामने सारी चीज़ों को समझ भी थे कि चाड कहाँ है, माली कहाँ है, नाइजर कहाँ है, सूडान कहाँ है, ये आप समझ रहे हो। अल्जीरिया देखिए ऊपर है, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र ये है। उसके बाद से ये एक और जिसका जो प्रोनाउंसिएशन था मॉरिटानिया का, ये सारी चीज़ें। वेस्टर्न सहारा है। देन इस पे आते हैं जलवायु वहाँ का कैसा है। सहारा रेगिस्तान में जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यह आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी सघन होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। और दूसरी चीज़ ये दी हुई है कि यहाँ पे कि दिन के समय तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनसे ताप का जो विकिरण है होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रात अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिर के हिमांक यानी बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, इसको इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ में आए। क्लाइमेट की, द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग hot and parched dry. It has a short rainy season. The sky is cloudless and clear. अब देखिए हम लोग फ्लोरा एंड फौना पढ़ेंगे, मन की वनस्पति जात और प्राणी जात। लिखा हुआ है कि सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, these flora and fauna are very important. So remember each and every flora and fauna which are found in Sahara Desert. See कि सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पे मरु उद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वार पाए जाते हैं। इसको आयोसिस कहते हैं। हम लोग डेफिनेशन में आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज आयोसिस। देन यहाँ पे दिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिलते हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकता है, इसका आंसर जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। सहारा रेगिस्तान में जो है मरु उद्यान जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए दूसरी चीज़ है कि ये तो हम लोग ने पढ़ ली कि फ्लोरा एंड फौना ऐसा है कि कैक्टस बनाता है, सम प्लेसेस में ओसिस भी बनती है, यानी कि ग्रीन आइसलैंड्स विद डेट पाम सराउंडिंग दैम, देन कैमल्स, हायंस, जैकाल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मेनी वेराइटीज ऑफ स्नेक्स एंड लिजार्ड्स आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज लिविंग देयर। तो ये है। डू यू नो का था कि साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट, व्हाट कुड हैव हैपेंड। तो क्या हुआ होगा, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली कि मतलब कि पहले जो था वो ऐसा सहारा डेजर्ट नहीं था, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से वो इतना सूख गया तो वो ऐसे फॉर्म में आ गया। यही हम लोग आगे डू यू नो में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आगे 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 ही डू यू नो लिखा हुआ है कि आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा जो बकरियां हैं सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने बहुत कुछ जो है गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। तो ये इसका रीजन था। उसके बाद से दूसरी चीज लिखी हुई है कि अल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ ट्राइपोली, लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922। तो 1922 में जो लीबिया हमने पढ़ा 11 कंट्रीज जो कि सराउंड करती है सहारा डेजर्ट को, उसमें एक लीबिया भी है। तो लीबिया में एक जगह है कहाँ पे, अल अजीजिया, वो सहारा डेजर्ट में। तो साउथ ऑफ
ट्राईपोली लीबिया में है, उसमें सबसे ज़्यादा उच्चतम तापमान कब 1922 में नापा गया था, कितना मापा गया था, तो 57.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये डू यू नो वेरी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि पूछते कि कब सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट टेम्परेचर था सहारा डेजर्ट में और कहाँ पे था, तो इट इज़ सिचुएटेड साउथ ऑफ त्रिपोली, दैट इज लीबिया, एंड दैट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922। तो ये है। उसके बाद से हम लोगों ने जब क्लाइमेट में पढ़ा था तो लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो है मॉइस्चर होता है इवेपोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, देन डेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। उसके बाद से देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग कि तेल की जो खोज है वो एक संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो जो डिस्कवरी ऑफ ऑयल है, प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन कहाँ पे है, अल्जीरिया में है, मिस्र में है और लीबिया में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से जो है परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा है, फॉस्फोरस है, देन मैग्नीज है और यूरेनियम है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। लिखा हुआ है कि सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। कौन लोग? तुआरेग लोग जो है वो विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग जो है शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने वहां पढ़ लिया। अब देखिए इसको इंग्लिश में पढ़ती हूँ मैं। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट, इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट. Other minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, manganese, and uranium. The cultural landscape of the Sahara is undergoing change. Gleaming glass, seized office buildings, tower over mosques, and superhighways crisscross the ancient camel paths. तो ये हो गया। अब देखिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कहाँ वहाँ पे लोग कौन कौन रहते हैं, कौन कौन से धर्म के जो है वो लोग रहते हैं। देन वहाँ पे क्या और आगे भी क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। वो क्या है? पर्यटक के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। कौन? तुआरेग। चलवासी, ये ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या काम करता था। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बाल का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। देन लिखा हुआ है कि धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। दूसरी चीज़ है कि सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं जो सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली जो कपास है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सो द लास्ट लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि मिस्र में जो उगाई जाने वाली जो कपास है वो पूरे विश्व में जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हमेशा ईच एंड एवरी पॉइंट को पढ़ेंगे ताकि लोगों को जो है दिक्कत नहीं हो। अब देखिए आते हैं कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो। लिखा हुआ है कि जब हम लोग किसको पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है ओसिस का फॉर्मेशन होता है। तो लिखा हुआ है कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल जो है सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कहाँ पे किसके पेड़ होते हैं, खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट जो मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब देखिए ये है कि depressions are formed when the wind blows away the sands. In the depressions where underground water reaches the surface and iosis is formed.
The area are fertile. People may settle around these water bodies and grow date palms and other crops. Sometimes the Iosis may be abnormally large. टेफिलालेट आयोसिस इन मोरक्को, ये इंपॉर्टेंट बहुत लाइन है कि टेफिलालेट आयोसिस जो मोरक्को में है इज अ लार्ज आयोसिस विथ एन एरिया ऑफ अबाउट 13,000 स्क्वायर किलोमीटर. तो ये जो है इसीलिए मैंने इसको जो है बॉक्स में कर दिया गया है ताकि ईच एंड एवरी पॉइंट आप जो है अच्छे से पढ़ें, सारी चीज़ों को ध्यान में रखें. और डू यू नो ग्लॉसरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हमेशा 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. तो अगर आप इतने दिन से मैं जो वीडियोस डाल रही हूँ 15 तारीख को, आज 15, यस टुडे इज 15 ना, मेरे 2 महीने हो गए. मैंने 15 से ही शुरुआत की थी. तो आज मुझे लगता है कि हाँ, मेरे दिल में लगता है कि हाँ, दैट आई हैव डन समथिंग which can give me satisfaction. So this is the point that why I have started it. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है. अब देखिए ठंडा रेगिस्तान, यानी अब हम लोग लद्दाख के लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, यानी द कूल डेजर्ट दैट इज लद्दाख. शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? लिखा है कि लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है. ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा तथा दाग का अर्थ होता है देश. आते हैं पढ़ते हैं. लिखा हुआ है दूसरा, क्या आप जानते हैं? देख लीजिए कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है. जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एवं ठंडा रेगिस्तान, इसके उत्तर में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैं आगे लाइन पढ़ रही हूँ, इसके उत्तर में जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है. लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है. कौन नदी प्रमुख है? तो सिंधु नदी. ये नदियां गहरी घाटियां एवं महाखंड यानी गाज का निर्माण करती हैं. ये 6th क्लास में था कि गाज क्या होता है. इवन 7th के भी इसी एनवायरनमेंट में ही है. आप वीडियोस में जाके देखेंगे गाज, ऑक्सबोलेक, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. लद्दाख में अनेक हिमानी हैं, जैसे गैंगरी हिमानी. क्या है? एक हिमानी का क्या नाम है? गैंगरी हिमानी. उसके बाद से लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है. अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है. इस ऊंचाई पर वायु परत जो होती है पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है. और उसके बाद से लिखा हुआ है कि यहाँ पे दिन में जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है. तो ये सारे पॉइंट्स जो है हम लोग ने पढ़ लिए. अब देखिए लद्दाख का हम लोग सारा क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि हम लोग जम्मू एंड कश्मीर है. इसके बाद से देखिए लद्दाख रेंज है, और उसके बाद से कौन कौन सी नदी है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा कि जो सिंधु नदी है वो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है. उसके बाद से देखिए डेहरा गोमपेश है, इधर राइट साइड में श्योक नदी है. उसके बाद से इंडस नदी है, और जो जिला है, जो जिला आपको दिखाई दे रहा है, यस जो जिला है. उसके बाद से रोहतांग पास है. इधर आइए बारालाचाला हिमाचल प्रदेश इधर में है, साउथ साइड में दिख रहा है आपको. उसके बाद से थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए सियाचिन, नॉर्थ साइड में देखिए सियाचिन हिमनद. तो इस तरीके से ये जो मैप है बहुत इंपॉर्टेंट है. और हम लोगों ने इसकी कुछ खासियत पढ़े. लिखा था कि द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर वेल बिलो -30 degree Celsius. It is freezing cold in the winters when the temperature may remain below -0 degree Celsius for most of the time. तो इस तरीके से क्या है, ये सारी चीजें हैं. As it lies, ये क्यों पढ़ देते हैं, क्यों ऐसा होता है? As it lies in the rain shadow of the Himalaya, there is a little rainfall as low as 10 centimeter every year. The area experiences freezing winds and burning hot sunlight. You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frost bite at the same time. तो ये तो आगे में पढ़ेंगे, बट हम मैप समझने के लिए मैंने ये चीजें बता दी कि क्या क्या खासियत थी द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की. तो ये अब देखिए आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि. उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है बहुत कम वर्षा होती है. मिनिमम कितनी हो सकती है? लो होती है 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर से भी लो होती है. द एरिया एक्सपीरियंसेस, वहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं कि यह क्षेत्र बर्फीली हवा एवं तेज जलाने वाले सूर्यताप का अनुभव कराती है. ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपके जो पैर हैं वो छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही जो है उष्माघात एवं
तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। यानी कि अब इसको मैंने वहीं पढ़ा था कि एक टाइम में, मतलब कि एक ही टाइम में आप सनस्ट्रोक भी आपको हो सकता है, फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है एट द सेम टाइम, एंड यू मे सफर फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड द फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। तो इस तरीके से ये है। डू यू नो, हम लोग ने पढ़ लिया कि लद्दाख को क्या दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है, किसी में खा पा चान, जिसका क्या अर्थ होता है हिम भूमि, यानी लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खा पा चान विच मीन्स स्नो लैंड। तो इस तरीके से हम लोग ने पढ़ लिया। इसमें अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ का फ्लोरा एंड फौना है, क्या क्या मेन फ्लोरा एंड फौना इंपॉर्टेंट है, क्या पाए जाते हैं, क्या उनकी फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इससे पहले हम लोगों ने रेगिस्तान का पढ़ा, सहारा डेजर्ट का पढ़ा, उसमें पढ़ा कि 11 कंट्रीज थी। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है जब पूरा वीडियो देखिएगा तो आप, जिसमें पहले हम लोग ने मैप वाली चीज़, तो उसको एकदम याद कर लीजिए कि वो कौन कौन सी 11 कंट्रीज थी जो उसको सहारा डेजर्ट को टच करती हैं। उसके बाद से देखिए वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति, यानी फ्लोरा एंड फौना। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कोल्ड डेजर्ट, दैट इज लद्दाख। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार जो है साहतोष नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्योंकि जो है ये पूछ देता है कि किस लिए होता है और क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो लिखा हुआ है द चीरू और द तिब्बतियन एंटीलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। इट इज हंटेड फॉर इट्स वूल नोन एज सहतोष विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। अब देखिए पढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति जो है विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती हैं। तो क्या बोल रहा है कि ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पेयर्स, यानी कि विरल है। घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ जो है पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन जो है, रेड स्टार्ट है, तिब्बती स्नेकॉक है, रावन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं, मतलब कि वो जब उधर का क्लाइमेट सही होता है तो इधर आ जाते हैं। कई ठंडियों में जो है आप देखेंगे कुछ प्रवासी पक्षी जो है हमेशा आते रहते हैं। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के जो कुत्ते हैं वो पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं जो खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग जो है पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है, और इस तरीके से भेड़ बकरी को भी। अब देखिए यहाँ के लोग, और क्योंकि हम लोग ने रेगिस्तान का भी पढ़ लिया तो अब हम लोग लद्दाख का भी पढ़ लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के लोग किस धर्म के हैं, क्या है, पढ़े। ये तो बहुत क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी एक डू यू नो दिया हुआ है कि क्रिकेट का सबसे अच्छा जो बल्ला यानी कि सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। यानी द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वूड्स ऑफ द विलो ट्रीज। तो जब भी आप कभी जाइएगा घूमने के लिए इस पेड़ को जरूर देखिएगा। उसके बाद से क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान है या बौद्ध है। क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि यहाँ के अधिकांश लोग कौन है, मुसलमान या बौद्ध है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ है, तो हेमिस क्या है, एक प्रसिद्ध मठ है। यहाँ के लोग अधिकांश कौन है, मुसलमान है या फिर बौद्ध है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। किसमें, ग्रीष्म ऋतु में। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं जो होती हैं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो बस यही था आज के लिए, और उसके बाद से हम लोग जो है आज एक्सरसाइज करेंगे। मतलब ये लास्ट चैप्टर था तो मैं खुद पढ़ा रही थी तो मुझे लगा नहीं कि कब चैप्टर खत्म हो गया। सो
यही था आज का ज्योग्राफी। खत्म होता है क्लास 7th का, सॉरी 6th का खत्म हो चुका है। 6th का सब कुछ खत्म हो गया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए देखिए। अब आते हैं, लिखा हुआ है कि सहारा अफ्रीका किस भाग में स्थित है, तो उत्तरी में। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो गर्म है। और अगर लद्दाख पूछा जाए तो किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो वो ठंडा है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश जो निवासी होते हैं कौन होते हैं, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, बुद्ध एवं मुसलमान है। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है रेगिस्तान की विशेषता क्या है, विरल वनस्पति, अधिक वर्षण या अल्प जल हाँ, तो ये इसका ही आंसर हो जाएगा। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है बौद्ध मठ के लिए, और मिस जो है निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो गेहूं, मकई या फिर कपास। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसके लिए वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो वो जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो जो है कपास के लिए। सॉरी, एक मैंने एक्चुअली रेगिस्तान की विशेषता जो बोल रहा था, दैट इज डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैंटी वेजिटेशन, हेवी पर्सपिटेशन या लो इवापोरेशन। लो इवापोरेशन कैसे होगा, जब वो तो बहुत ज्यादा गर्म रहती है तो पूरी सूर्य की किरणें, तो हाई इवापोरेशन होता है, वो उसका आंसर नहीं होगा। कैरेक्टराइज्ड स्कैंटी वेजिटेशन, विरल वनस्पतियां हैं वहां पे, तो आप ये मारिएगा। सॉरी, ये गलती से मैंने उसको मार दिया, एक्चुअली मैंने जल्दबाजी में हो गया सा। तो जो ये 4th क्वेश्चन था कि रेगिस्तान की विशेषताएं हैं, वो अल्प जल वाष्पण के कारण नहीं होगी, विरल वनस्पति के कारण होगी। यानी कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्कैंटी वेजिटेशंस, नॉट बाय द लो इवापोरेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरा प्रयास है, 6 सारा कवरअप हो गया, 7th का ज्योग्राफी खत्म हो गया, जो CTET के 1 to 5th के लिए, अपर एंड प्राइमरी एंड फॉर सुपर टेट, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं 5 मिनट की वीडियो बनाती हूँ और उसमें सारी चीज़ें कवरअप कर सकूं, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। तो ये है, और अभी टाइम है, तो हम लोग, आप इन अपने NCERT को आप टाइम जितना दोगे उतना ही आप ज़्यादा इससे नॉलेज गेन करोगे, और उतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी व्यूअर कि वो वीडियो को देखे, अच्छे तरीके से देखे, एक दिन में एक ही अगर एटलीस्ट देख रहा है तो देखे, बोरिंग तरीके से ना देखे, क्योंकि मैं जो है कभी बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ाती हूँ। तो हमेशा एनर्जेटिक होके आप पढ़िए, मैं हमेशा एनर्जेटिक होके पढ़ाती हूँ। और एक टाइम आएगा जब हम लोग मैं वीडियो भी बनाऊंगी, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर, देन सम मेजर टॉपिक्स, देन मेनी मोर थिंग्स वी विल डू। सो बस यही सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करेंगे, आगे करने वाले भी हैं, और बस टाइम है तो पढ़ते चलिए आप लोग। थोड़ा थोड़ा भी हम लोग रोज़ पढ़ेंगे तो हम लोग धीरे धीरे जो है बहुत आप लोग पढ़ सकते हैं। और मैं तो बहुत कुछ पढ़ती हूँ, तो ये है, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जितना भी पढ़ती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आपको मेरा ये